नमस्कार, मैं हूं जगविंदर पटियाल। छोटी आवाज के बड़े मंच में आपका स्वागत है। एबीपी न्यूज में आप पब्लिक इंटरेस्ट, आपका वक्त शुरू होता है। देश के आम वोटर के हित में पहला परीक्षण आज डबल इंजन की राजनीति के एक्सीडेंट का करूंगा। दिल्ली हाईकोर्ट में केजरीवाल ने अरेस्ट को चुनौती दी। ईडी जीत गई, केजरीवाल हार गए। हार की वजह आपको समझाऊंगा। अदालत ने कहा कि वो कानून से चलती है, राजनीति से नहीं। लेकिन राजनीति कानून से चलती है या नहीं, ये बड़ा सवाल है। दिल्ली, पश्चिम बंगाल, कर्नाटक और तमिलनाडु के बार बार केंद्र से टकराने की क्या वजह है? कोर्ट में केस बढ़ रहे हैं। ये डबल इंजन की पॉलिटिक्स का एक्सीडेंट है या फिर फिजूल के आरोप? ये जानने की कोशिश करेंगे। दूसरा परीक्षण चुनाव में फर्स्ट फेज में जिन्ना के पुनर्जन्म का होगा। कांग्रेस 5 न्याय और 25 गारंटी लेकर आई। प्रधानमंत्री ने रैली में कह दिया कि कांग्रेस के चुनाव घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाया है। बीजेपी के नेता इसे जिन्नावादी मैनिफेस्टो कहने लगे। पटियाल ने इस दावे का परीक्षण किया है। आप भी मेरे साथ देखिए कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में कहां छिपी है मुस्लिम लीग। तीसरा परीक्षण बीजेपी की बुर्का ब्रिगेड का करूंगा। आज इसकी ट्रेनिंग शुरू हो गई। चुनाव में ऐसी टास्क फोर्स क्यों बनाई गई है? बुर्का टास्क फोर्स क्या करेगी? इसे चुनाव आयोग किस नजर से देखता है? बीजेपी के विरोधी दल इसे क्या कह रहे हैं? सब कुछ आपको बताऊंगा। ध्यान से सुनिएगा, क्योंकि आपका भी एनकाउंटर इससे हो सकता है। चौथा परीक्षण नवरात्र में शक्ति की संख्या का होगा। महिला वोटर के तुष्टीकरण में राजनीतिक दल कोई कसर नहीं छोड़ रहे हैं, लेकिन जहां उन्हें असली पावर देने की बात आती है, वहां वो बहुत पीछे रह जाते हैं। पहले और दूसरे चरण में चुनाव में महिला प्रत्याशियों के 8% रिचार्ज की खबर आई है। इसे भी मेरे साथ जरूर समझिएगा, क्योंकि आपको वोट देना है। आज सबसे पहले पटियाल कांग्रेस के घोषणा पत्र में छिपी मुस्लिम लीग का परीक्षण करेगा। यह परीक्षण इसलिए जरूरी है क्योंकि कांग्रेस की शिकायत पर देश का चुनाव आयोग भी इसकी जांच कर रहा है। 5 तारीख को कांग्रेस ने 5 न्याय और 25 गारंटी का ऐलान किया था। उम्मीद थी वोटर शाबाशी देंगे, लेकिन बीजेपी ने गारंटी को बीच में कैच कर लिया। इसे हिंदू विरोधी नैरेटिव बताया। पीएम ने अपनी चुनावी रैली और नेताओं ने अपने बयानों में कांग्रेस के घोषणा पत्र को जिन्ना का दस्तावेज और मुस्लिम लीग से प्रभावित कहना शुरू कर दिया। लेकिन क्या सच में कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छांव है? क्या सच में जिन्ना वाली सोच है उसमें, या फिर हिंदुत्व वाले वोट बैंक को साधने का पॉलिटिकल गिमिक भर है? वैसे बीजेपी पूरे कॉन्फिडेंस में है। सुनिए कैसे। कांग्रेस ने जो घोषणा पत्र बनाया है वो कांग्रेस का नहीं, ऐसा लगता है मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है। और इस मुस्लिम लीग वाले घोषणा पत्र में जो कुछ हिस्सा बचा खुचा रह गया, उसमें वामपंथी पूरी तरह हावी हो चुके हैं। कुल मिलाकर कांग्रेस इसमें दूर दूर तक नहीं दिखाई देती है। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है, उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। कांग्रेस ने घोषणा पत्र नहीं, तुष्टीकरण पत्र जारी किया है। बीजेपी के चुनावी प्रचार में मुस्लिम लीग भरपूर है। बड़ा नेता बोलता है तो पीछे की कतार में खड़े नेता भी बोलने लग जाते हैं कि उन्होंने जो कहा होगा वो ठीक ही कहा होगा ना, इसीलिए कॉपी करना शुरू कर देते हैं। की छाप है। मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र दिखता है, मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। यह कांग्रेस पार्टी का मैनिफेस्टो है या मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो है? देश को बांटने के लिए और सत्ता को हथियाने के लिए कहां तक कांग्रेस पार्टी जा सकती है, इसका अंदाजा नहीं लगाया जा सकता। देश
हम ऐसा चाहते हैं कि शरिया से चले, मुस्लिम पर्सनल लॉ से चले। आज कांग्रेस ने वही कह दिया कि हम आएंगे तो मुस्लिम पर्सनल लॉ लागू करेंगे। जो भी व्यक्ति कांग्रेस के इस मैनिफेस्टो को पढ़ रहा है तो उसको लग रहा है कि ये कांग्रेस ने नहीं, ये मुस्लिम लीग के दफ्तर में छपकर आया है और उस पर कांग्रेस का कवर चढ़ा है। कांग्रेस भी यहाँ पर 3 तलाक जैसे कुरीतियों की वकालत करती है। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में भी विभाजनकारी और बांटने वाली सोच है। प्रधानमंत्री श्री नरेंद्र मोदी जी ने ऐसे नहीं कहा है कि कांग्रेस के घोषणा पत्र में मुस्लिम लीग की छाप दिखती है, क्योंकि आज उन्हीं बातों का आप डिमांड कर रहे हैं जो मुस्लिम लीग ने की थी। कांग्रेस के नेताओं को लगा कि न्याय की गारंटी थी, इसमें मुस्लिम लीग कहां से आ गई। भौचक्के और परेशान होकर वो भी दनादन जवाबी गोले दागने लगे। कांग्रेस ने जो अपना घोषणा पत्र जारी किया है उसमें भी मुस्लिम लीग के विचारों की छाप है। मैं उनको प्रधानमंत्री को याद दिलाना चाहता हूँ 1940, 1941, 42 में मुस्लिम लीग के साथ समझौता किसने किया था? श्यामा प्रसाद मुखर्जी जो जनसंघ के स्थापक थे, वो बंगाल की जो सरकार थी, बंगाल प्रोविंस की जो सरकार थी, उस सरकार में वो शामिल थे, हिंदू महासभा। और हिंदू महासभा ने मुस्लिम लीग, जिन्ना की मुस्लिम की लीग के साथ सिंध और नॉर्थ वेस्ट फ्रंटियर में भी गठबंधन की सरकार बनाई थी। उन्होंने ये भी कह दिया कि ये आज़ादी से पहले जो पार्टियां आज़ादी का विरोध कर रही थी या हमारे सेक्युलर समाज का विरोध कर रही थी, उन पार्टियों का ये मैनिफेस्टो लगता है। इस बात का हमें अत्यंत दुख है और हम ये समझते हैं कि हिंदुस्तान के इस देश के प्रधानमंत्री को ऐसी बात कहने का कोई अधिकार नहीं है। और जब कुछ नहीं बचता है मोदी जी के पास, तो वही घिसी पिटी हिंदू मुसलमान की स्क्रिप्ट पर आकर गिर जाते हैं। हमने कई मुद्दे उठाए, जिस तरह से प्रधानमंत्री ने हमारे मैनिफेस्टो को मुस्लिम लीग का दर्जा दिया, उस पर हमने घोर आपत्ति दर्ज कराई। उन्होंने आश्वासन दिया कि वो इसको स्टडी करेंगे, लीगल ओपिनियन भी लेंगे और फिर जो भी कार्रवाई बनती है वो करेंगे। नैरेटिव तैयार है, लेकिन इसके प्रचार में लगे नेताओं की जानकारी कैसी है? मुद्दा यह भी है, विरोध के लिए विरोध हो रहा है या जांच परख कर? इसका एक छोटा सा टेस्ट किया, आप देखिए। सबसे पहले बीजेपी के बड़े मुस्लिम फेस मुख्तार अब्बास नकवी। माना जा सकता है कि ये मुस्लिम लीग और कांग्रेस दोनों का इतिहास और विचार जानते होंगे। देखिए, मुझे कई चीजें दिखती हैं। आप ये बताओ, आप जो है वो वादा कर रहे हो कि आप जो है वो इनडायरेक्टली जो है वो 370 पे अटैक कर रहे हो, आप इनडायरेक्टली जो है वो आप सीईओ को जो है वो के खिलाफ जो है वो दुष्प्रचार कर रहे हो, उसके साथ ही साथ आप जो है वो भ्रम और भय का माहौल पैदा कर रहे हो, जो काम की बिखराव और टकराव पैदा करने के लिए खुद मुस्लिम लीग ने किया था। जो घोषणा पत्र में नहीं है उसे भी मुस्लिम लीग की छांव बताया जा रहा है। आगे बढ़ते हैं। 30 दिसंबर 1906 में ब्रिटिश भारत के दौरान ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की स्थापना हुई। 1947 में भारत पाकिस्तान के बंटवारे के बाद ऑल इंडिया मुस्लिम लीग का नाम बदलकर मुस्लिम लीग हो गया। जिन्ना इसके फाउंडर थे, जो पहले मुसलमानों के लिए अलग चुनावी सीट मांगते थे, फिर अलग राष्ट्र मांगने लगे। बीजेपी को कांग्रेस के मैनिफेस्टो में जिन्ना का विजन दिखता है। बात नाजुक है। मैंने सोचा क्यों ना बीजेपी नेताओं से ही पूछ लिया जाए कि उनकी नजर में मैनिफेस्टो के किस हिस्से में कौन सी बात मुस्लिम लीग जैसी है। बड़ा परीक्षण है, आप भी जरा ध्यान से देखिए। देखिए, प्रधानमंत्री जी ने अपनी सभा में ये कह दिया है कि कांग्रेस का जो ये घोषणा पत्र है, ये 1936 का कांग्रेस का मुस्लिम लीग का घोषणा पत्र लगता है। तो अवश्य आप देख सकते हैं कि उस घोषणा पत्र में किस प्रकार से एक समुदाय विशेष पर विशेष ध्यान दिया गया है। जब वो कांग्रेस ये कहती है कि हम देश में पर्सनल लॉ की व्यवस्था कायम रखेंगे, तो ये पर्सनल लॉ की मांग करने वाले कौन थे? मुस्लिम लीग। देखिए, नरेंद्र मोदी जी ने जो कहा है वो बिल्कुल सत्य है। आखिर कांग्रेस ने
किसके इशारे पर कौन सा काम कर रही थी, ये सबको पता है। चाहे जम्मू कश्मीर में धारा 370 को पुनः लागू करना, चाहे आरक्षण की बात हो या शिक्षा, खान पान और अन्य जो सुविधाएं देश भर में सभी नागरिकों को समान रूप से मिलनी चाहिए, उसमें केवल अल्पसंख्यक का बखान करना। 1936 में मुस्लिम लीग ने कहा था कि वो मुस्लिमों के पर्सनल लॉ को जो है लागू करेगी। कांग्रेस ने भी वही अपने मैनिफेस्टो में कहा है कि वह मुस्लिमों के कानून को लागू करेगी। तो मुस्लिम समुदाय को संतुष्ट करने के लिए उनके लिए शिक्षा और अन्य चीज़ों में विशेष व्यवस्था की बात की गई है, जबकि सर्वजन समाज को उन्होंने नकार दिया है। ये कांग्रेस की पुरानी नीति रही है कि देश के संसाधनों का जो अधिकतम अधिकार है वो पहले मुसलमानों का है। कांग्रेस भी कह रही है कि वो पर्सनल लॉज के साथ जो माइनॉरिटीज़ हैं छेड़छाड़ नहीं करेगी, तो ये तो समानता हुई ना। और दूसरी बात ये कहते थे कि मुस्लिम स्टूडेंट्स को स्कॉलरशिप दिया जाएगा और इसके लिए संघर्ष किया जाएगा। कांग्रेस भी अपने मैनिफेस्टो पे इसी बात पर अड़ी हुई है। वैसे पर्सनल लॉ और शरिया दो अलग अलग चीजें हैं। मैंने देश के 8 राज्यों में कांग्रेस के मैनिफेस्टो के बारे में बीजेपी के नेताओं की राय ली है। 80% नेताओं ने कांग्रेस मैनिफेस्टो के वो हिस्से साफ साफ बताए जिन पर मुस्लिम लीग की छांव का आरोप है, जबकि 20% नेता स्पेसिफिक बात नहीं जानते थे, वो एक नैरेटिव को ही आगे बढ़ा रहे थे। यहां आपके मन में एक सवाल हो सकता है, वो ये कि जो 80% नेता मैनिफेस्टो की लाइन गिना रहे हैं वो असल में मुस्लिम लीग की मांग के बारे में जानते भी हैं या नहीं। वैसे इसका टेस्ट मैंने नहीं किया तो मैं कुछ कह नहीं सकता। अब पटियाल आपको कांग्रेस नेताओं का परीक्षण भी दिखाएगा। हमने उनसे भी पूछा कि आपके मैनिफेस्टो में भैया ऐसा क्या है जिसे मुस्लिम लीग की छांव कहा जा रहा है। कांग्रेसियों की रायशुमारी भी आपको जरूर सुननी चाहिए। कांग्रेस पार्टी के एक पन्ने को पकड़ के अल्पसंख्यक वर्ग के लिए जो वादे कांग्रेस पार्टी ने किए, जैसे दूसरे वर्गों के लिए भी किए हैं, दूसरे आदिवासी समाज के लिए भी किए हैं, उनको लेकर ये झूठे आरोप लगाना मुस्लिम लीग के और ये सब ये ओछी राजनीति का प्रमाण है और कुछ नहीं है। हमारा किसी एक वर्ग के लिए नहीं है, हम तो पूरे देश की सेकुलर पार्टी हैं। हम एक धर्म की बात नहीं करते, हम सब धर्मों के लिए करते हैं। हमने मनरेगा कोई चंद व्यक्तियों के लिए तो नहीं लाए, हम कोई राइट टू फूड किसी जाति के लिए तो नहीं लाए। पार्टीशन से पहले पूछो, इनके लीडरों ने मुस्लिम लीग से ज्वाइन कर एक गवर्नमेंट अपनी बनाई थी। हमारा देखिए उसमें हमें ये बताएं कि मुस्लिम लीग का और हमारा मैनिफेस्टो में क्या एक कोई चीज़ तो निकालें। क्या है, आपने एक नाम दे दिया। देखिए मुझे समझ नहीं आता कि मैनिफेस्टो में कहाँ ऐसी बात कही गई है। आज भाजपा के पास कोई एजेंडा नहीं है। मैनिफेस्टो का विरोध इसलिए कर रही है कि उसे लग रहा है कि कांग्रेस का जो मैनिफेस्टो है वो आम आदमी की आवाज बन गया है और आम आदमी उस मैनिफेस्टो से स्वयं को जुड़ा हुआ महसूस कर रहा है। देश भारतीय जनता पार्टी से जवाब चाहता है तब बीजेपी, हिंदू मुसलमान, हिंदुस्तान पाकिस्तान, कांग्रेस का मैनिफेस्टो, मुस्लिम लीग का मैनिफेस्टो, इस तरह की बातें कर देश की जनता के सवालों से पीछे भागना चाहती है। चुनाव के हार के डर से आज भारतीय जनता पार्टी के शीर्ष नेता, प्रधानमंत्री जी और अन्य नेता कांग्रेस के मैनिफेस्टो को लेकर के अनर्गल बयानबाजी कर रहे हैं। सवाल हम क्या पूछ रहे हैं और जवाब क्या आ रहा है। स्पेसिफिक आंसर जो मुस्लिम लीग या जिन्नावादी सोच का जो आरोप लग रहा है उसको लेकर आपने देखा कि कितने कांग्रेसी नेताओं ने सीधा सीधा जवाब दिया। 80% कांग्रेसी अपने ही मैनिफेस्टो को लेकर कंफ्यूज हैं। 20% को ही मुस्लिम लीग पर छिड़े बवाल की वजह पता है। बीजेपी के मुस्लिम लीग वाले नैरेटिव का विरोध तो सब कर रहे हैं, लेकिन क्या वो जानते हैं कि कांग्रेस के मैनिफेस्टो में ऐसी क्या बातें हैं जो कि मुस्लिम के पक्ष में हैं और क्या देश के खिलाफ है, या फिर रटे रटाए शब्दों में सिर्फ राजनीतिक आलोचना चल रही है। गैर कांग्रेस, गैर बीजेपी नेताओं का परीक्षण भी मैंने किया है, वो भी देख लीजिए आप। प्रधानमंत्री जी को बहुत समय दिया, देश के लोगों ने 10 साल दिए, वे ये बताएं कि उन्होंने क्या काम किया। ये हिंदू मुस्लिम ये तो छोटे छोटे जो है डिस्ट्रिक्ट लेवल के और उनके जो मंडल लेवल के नेता बात करते हैं, ये प्रधानमंत्री को शोभा नहीं देती। उनको अपने 10 वर्षों पर जो काम किया है उस पर विश्वास नहीं है, काम पर विश्वास नहीं है, क्योंकि उन्होंने कुछ काम ही नहीं किया है। दिक्कत उनके साथ, भारतीय जनता पार्टी के साथ दिक्कत है, इसलिए
वो हिंदू मुसलमान करेंगे, मुस्लिम लीग की बात करेंगे। अरे भाई, कांग्रेस पार्टी ने जो मैनिफेस्टो बनाया है वो देश की और राज्य की जनता के सामने है। आप अपनी बात करिए ना। आपके दिमाग में हमेशा हिंदू मुसलमान क्यों भरा रहता है? आपके दिमाग में हमेशा नफरत क्यों भरी रहती है? राहुल गांधी सही कहते हैं कि मैं नफरत के बाजार में मोहब्बत की दुकान खोलने आया हूं। इन सब चीजों से बीजेपी डरती है। बीजेपी, कांग्रेस और अन्य राजनीतिक दलों में मुस्लिम लीग वाले नैरेटिव का सच तो आपने हमारे रियलिटी चेक में देख लिया। संवेदनशील मुद्दे पर राजनीतिक विरोध कैसे बिना सच्चाई को जाने चलता रहता है, यह भी जान लिया। अब मैं आपको कांग्रेस के घोषणा पत्र की जांच दिखाता हूं ताकि आप यह समझ सकें कि जिन्ना की मुस्लिम लीग वाला जिन इस समय पैदा कैसे हुआ। यह बड़ा सवाल है। कांग्रेस ने अपने घोषणा पत्र में 30 लाख सरकारी नौकरियां, गरीब परिवारों की महिला को 1 लाख रुपए सालाना, जाति जनगणना करवाकर आरक्षण की सीमा बढ़ाने जैसे बड़े वादे किए हैं, लेकिन उसे घेरा जा रहा है यह कहकर कि उसके घोषणा पत्र पर मुस्लिम लीग की छाप है। जहां तक कांग्रेस के घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए किए गए ऐलान का सवाल है तो 48 पन्ने के इस घोषणा पत्र में अल्पसंख्यकों के लिए कुल 9 वादे किए गए हैं, जिसे मात्र आधे पन्ने की जगह मिली है। इसमें ज्यादातर सैद्धांतिक बातें हैं, जैसे संविधान प्रदत्त मौलिक अधिकारों की रक्षा, अल्पसंख्यकों के लिए आर्थिक सशक्तिकरण की बात और विभिन्न क्षेत्रों में समान अवसर मुहैया कराने की बात कही गई है। साथ ही अल्पसंख्यकों के खान पान, पहनावा और भाषा के साथ उनके व्यक्तिगत कानूनों की स्वतंत्रता की बात भी कही गई है। साथ ही कांग्रेस ने यह भी कहा है कि वो व्यक्तिगत कानूनों में सुधार को बढ़ावा देगी, लेकिन इसके लिए संबंधित समुदाय की सहमति जरूरी होगी। कुल मिलाकर के कांग्रेस के घोषणा पत्र को बीजेपी मुस्लिम लीग की छाप वाला जो बता रही है, उसका आधार पेश नहीं कर पा रही कि 48 पन्नों में उसे कौन सा हिस्सा मुस्लिम लीग की छाप वाला नजर आ रहा है। दूसरी तरफ कांग्रेस कह रही है कि बीजेपी महंगाई, बेरोजगारी जैसे मूल मुद्दों से भटकाने के लिए यह प्रयास कर रही है। बहरहाल बीजेपी के हमलों के बहाने ही सही, लेकिन कांग्रेस को अपने घोषणा पत्र पर बात करने के लिए, अपने वादों को एक बार फिर से नए सिरे से बताने के लिए एक नया और बड़ा अवसर जरूर मिल गया है। यहां तक पहुंचते पहुंचते कुछ बातें सोचने की जरूरत है। हमारा संविधान अल्पसंख्यकों को अधिकार और सुविधा देता है। नीति निदेशक तत्व सरकारों को योजना बनाने की गाइडलाइंस देते हैं। क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र में उनके खिलाफ कोई बात लिखी है? मुस्लिम लीग की विचारधारा और मांग क्या कांग्रेस के घोषणा पत्र से मिलती है? मुस्लिम इतिहास और कानून के जानकार से हमने इस पर राय ली। उनका कहना क्या है, इसे भी आप समझिए। कांग्रेस के मैनिफेस्टो में तो मुस्लिम शब्द का प्रयोग तक नहीं, मुस्लिम शब्द का प्रयोग तक नहीं, कहीं पर भी मुस्लिम शब्द का प्रयोग नहीं हुआ। हालांकि मुस्लिम भारत में रहने वाला एक बड़ा वर्ग है, सेकेंड लार्जेस्ट मेजॉरिटी है, लेकिन कांग्रेस ने भी साहस नहीं दिखाया कि अगर मुस्लिम समस्याओं को संबोधित करते तो उनका नाम ले लेते। कांग्रेस तो बेचारी खुद ही जो है मुसलमानों के नाम से परहेज कर रही है कई सालों से, और बीजेपी को मुस्लिम का फोबिया है, मुसलमानों का फोबिया है, उसको बीमारी है, क्योंकि बीजेपी का तो अस्तित्व ही नहीं है मुसलमानों का नाम लिए बगैर। सभी दलों के नेताओं, कांग्रेस के मैनिफेस्टो और एक्सपर्ट को सुनने के बाद पटियाल को यह लगता है कि घोषणा पत्र भारत के संविधान और कानून की सीमा में है। इस पर मुस्लिम लीग की छांव एक राजनीतिक नजरिया हो सकता है, लेकिन भारत के संविधान की छांव है, यह मैं दावे से कह सकता हूं। पब्लिक इंटरेस्ट में अब डबल इंजन के नफे नुकसान का परीक्षण करना है। देश के 18 राज्यों में डबल इंजन सरकार है, लेकिन ऐसे राज्यों जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, उन राज्यों का क्या हाल है? इन राज्यों की लड़ाइयां कोर्ट की दहलीज तक क्यों पहुंच रही हैं? देश की राजधानी से चला विकास गैर बीजेपी शासित राज्यों को क्यों नहीं मिलता? कई राज्य अपना दुखड़ा कोर्ट के सामने रोने को क्यों मजबूर हैं? और सबसे बड़ा सवाल तो यह है कि केंद्र राज्य की लड़ाई में वोटर कितना बेहाल है। सब बताऊंगा आपको, लेकिन पहले आज केजरीवाल की गिरफ्तारी के मामले में दिल्ली हाईकोर्ट ने क्या कहा वो जान लीजिए, क्योंकि केंद्र राज्य की लड़ाई का एपिसेंटर फिलहाल दिल्ली ही है। दिल्ली हाईकोर्ट ने सीएम केजरीवाल को आज कोई राहत नहीं दी। हाईकोर्ट में केजरीवाल ईडी से हार गए। कोर्ट ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी को वैध माना। कोर्ट ने कहा आरोपी के हिसाब से जांच नहीं हो सकती
कोर्ट को राजनीति से कोई मतलब नहीं, कोर्ट कानून के हिसाब से काम करती है। आम आदमी पार्टी केजरीवाल की रिहाई के लिए अब सुप्रीम कोर्ट जाएगी। कोर्ट में केजरीवाल ने ईडी की अरेस्ट को चुनौती दी थी। उनके वकील ने अदालत में केंद्र सरकार को दोषी ठहराने की दलीलें भी दी और अरेस्ट को चुनाव से जोड़ना भी चाहा, लेकिन कोर्ट ने कुछ नहीं सुना। वहीं कोर्ट से बाहर पार्टी और एलजी के बीच की लड़ाई 4 कदम आगे चली गई है। संवैधानिक अधिकारों को लेकर दोनों अक्सर आमने सामने रहते हैं। दिल्ली के एलजी विनय कुमार सक्सेना ने दिल्ली की स्वास्थ्य सेवाओं को वेंटिलेटर पर बताया तो आम आदमी पार्टी भड़क गई। दिल्ली में टीएमसी ने भी डेरा डाला हुआ है। केंद्रीय जांच एजेंसी के खिलाफ टीएमसी का धरना प्रदर्शन चल रहा है। टीएमसी ने चुनाव आयोग से ईडी, सीबीआई, एनआईए और इनकम टैक्स के डायरेक्टर्स को तुरंत हटाने की मांग की है। मुकाबला तो कर्नाटक और केंद्र सरकार में भी खूब चल रहा है। दरअसल कर्नाटक सरकार ने सूखा राहत कोष को लेकर केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट का रुख किया, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने कर्नाटक को ही नसीहत दे डाली। क्या है वो नसीहत, आगे आपको बताऊंगा। वैसे तमिलनाडु में मंत्री की बहाली पर भी विवाद छिड़ा है। यह मामला भी सुप्रीम कोर्ट पहुंच गया। इसका भी परीक्षण करूंगा, आपको बताऊंगा कि गैर बीजेपी शासित राज्यों और केंद्र सरकार में इतनी तानातानी क्यों है। एक बात बताइए, एलजी साहब मुझे बुला रहे हैं, उनके यहाँ से फ़ोन आ रहा है कि आप आइए। मैंने लिखा, मेरे पास व्हाट्सएप है, क्या एजेंडा है? एजेंडा नहीं बताया। ऐसी क्या मुलाकात करना चाहते हैं एलजी साहब मुझसे बिना एजेंडे के? आप अगर ऐसा चाहते हैं कि सारे पहलवानों को पकड़ के आप जेल में डाल दो और अकेले ही अखाड़े में कूदते रहो, कहोगे भैया हम जीत गए, हम जीत गए, हम जीत गए, तो ये क्या जीतना हुआ? जब तक अरविंद केजरीवाल जी हैं दिल्ली में कभी भी बीजेपी नहीं जीत सकती, मैं आपको बता रहा हूँ। नाटक करने की जरूरत नहीं है, दिल्ली की जनता सब समझती है। कौन आदमी सरकार चलाएगा ये दिल्ली की जनता तय करेगी। एलजी साहब को अगर सरकार चलाने का शौक है तो चुनाव लड़िए अरविंद केजरीवाल के सामने, जीत के आइए, सरकार चलाइए। पुलिस भारतीय जनता पार्टी के कहने पर अपोजिशन के लोगों को जेल में बंद करके चुनाव लड़ना चाहते हैं। आप देख रहे हैं किस तरह से उनको बंद किया गया है और उसे मिलने तक नहीं दिया जा रहा है। हमारे मांग पर, डिमांड पर धरना करने का भी हमारे हक है। शांतिपूर्ण धरना हम करेंगे। सारे देश भर के भ्रष्टाचारी भाजपा में शामिल हो रहे हैं, उनको सम्मानित किया जा रहा है और जो ईमानदार व्यक्ति दिल्ली के लोगों के लिए काम कर रहा है उसको उठा करके आपने जेल में डाल दिया है। ये अन्याय, एक देश में दो कानून नहीं चलेगा। दिल्ली में आम आदमी पार्टी और एलजी की तनातनी का ताजा कारण है एलजी वीके सक्सेना द्वारा दिल्ली सरकार के मंत्रियों की बैठक बुलाना। मंत्री बैठक में नहीं पहुंचे तो एलजी साहब ने गृह मंत्रालय को चिट्ठी लिख दी और चिट्ठी में लिखा, असंवेदनशीलता और गंभीरता की कमी दिखाते हुए दिल्ली के मंत्रियों ने सीएम केजरीवाल की गिरफ्तारी के बाद अपने मंत्रालयों के कामकाज पर चर्चा के लिए उपराज्यपाल द्वारा बुलाई गई बैठक में भाग लेने से मना कर दिया। सूचना देने के बावजूद मंत्री सार्वजनिक मुद्दों के महत्व की अनदेखी कर रहे हैं। इसी मसले पर दिल्ली सरकार में मंत्री सौरभ भारद्वाज ने कहा, एलजी केजरीवाल के खिलाफ पहले चुनाव लड़े और फिर दिल्ली की सरकार चलाएं। सौरभ ने पूछा, एलजी किस हैसियत से कैबिनेट की मीटिंग बुलाते हैं? एलजी से आम आदमी पार्टी की लड़ाई हाईकोर्ट से लेकर सुप्रीम कोर्ट तक जारी है। दिल्ली जल बोर्ड के फंड रिलीज करने को लेकर मामला सुप्रीम कोर्ट में है, तो वहीं दिल्ली के संविदा कर्मचारियों को हटाने की लड़ाई दिल्ली हाईकोर्ट पहुंच चुकी है। एल्डरमैन की नियुक्ति को सुप्रीम कोर्ट में चुनौती दी गई है, तो बिना एलजी की इजाजत के दिल्ली जेल रूल्स जारी करने का मामला हाईकोर्ट में है। सड़क हादसे में पीड़ितों की मुफ्त इलाज उपलब्ध कराने की दिल्ली सरकार की फरिश्ते योजना का मामला भी सुप्रीम कोर्ट तक पहुंच गया है। दिल्ली हाईकोर्ट ने दिल्ली में घर बनाने के लिए पेड़ काटने पर भी रोक लगा दी। एलजी के अंडर बनी यमुना कमेटी का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है। दिल्ली एलजी ने राजनीतिक विज्ञापनों को सरकारी विज्ञापनों के रूप में प्रकाशित करने के आम आदमी पार्टी के 97 करोड़ रुपए की वसूली के आदेश दिए थे। ये मामला भी हाईकोर्ट में है। सरकारी केस के लिए वकीलों की नियुक्ति विवाद पर सरकार एलजी के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट चली गई थी। एक्साइज लाइसेंस केस हाई कोर्ट में है। दिल्ली के टीचर्स को ट्रेनिंग के लिए फिनलैंड भेजने का मामला भी सुप्रीम कोर्ट में है।
डीसी पीसीआर फंड रोकने का केस भी हाईकोर्ट पहुंच चुका है। देखिए अंबार लगा है कोर्ट में दोनों के झगड़े का। दरअसल कोर्ट में दिल्ली सरकार और एलजी की लड़ाई के पीछे की सबसे बड़ी वजह अधिकार क्षेत्र है। आम आदमी पार्टी का कहना है कि एलजी पहले नॉमिनल हेड थे, एलजी के पास केवल पुलिस, कानून व्यवस्था और जमीन के अधिकार थे, लेकिन साल 2023 में केंद्र सरकार ने जीएनसीटीडीसी एक्ट लेकर आई और इससे एलजी को फुल बॉस बना दिया। अब एलजी कहते हैं कि जो करो वो पहले पूछो। दूसरी तरफ एलजी का आरोप यह है कि दिल्ली अस्पतालों की हालत बेहद खराब है, मंत्री मीटिंग में आते नहीं हैं। तो सरकार का कहना है अगर हालात खराब हैं तो इसके लिए जिम्मेदार एलजी ही हैं, क्योंकि हर विभाग का प्रमुख ब्यूरोक्रेट सरकार की नहीं सुनता। एलजी कोई एक्शन भी नहीं लेते। दिलचस्प बात यह है कि जब दोनों के बीच लड़ाई होती है तो आम आदमी पार्टी कोर्ट जाती है, असेंबली में मुद्दा उठाती है या विवाद को मीडिया में लेकर आती है, तो दूसरी तरफ एलजी सीधे गृह मंत्रालय के पास चले जाते हैं या फिर मीडिया में ब्रीफ करते हैं। मतलब जनता से जुड़ा कोई भी मसला हो, हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में जरूर पहुंच रहा है। इसका कारण क्या है? कारण यह है कि डबल इंजन की सरकार का साइड इफेक्ट है। केंद्र और राज्य की इस लड़ाई में सबसे ज्यादा नुकसान किसका होता है? जवाब के लिए पटियाल ने दिल्ली के पूर्व मुख्य सचिव उमेश सहगल और एडमिनिस्ट्रेटिव टसल पर संवैधानिक एक्सपर्ट पीडी थैंकपन से बात की। दिल्ली फुल स्टेट नहीं है, दिल्ली में एलजी का डिफरेंट रोल है, हाँ बाकी गवर्नर्स का डिफरेंट रोल है। तो दिल्ली में डिस्प्यूट मैक्सिमम अभी इसी गवर्नमेंट के बाद आया है, ये जो प्रेजेंट सेटअप आई है। उससे पहले भी यही सेटअप चलती थी, कोई खास डिस्प्यूट नहीं आई थी, थोड़ा बहुत चलते रहता था, बट आपस ही में उसको संभाल लेते थे लोग। डिस्प्यूट जो आती हैं या तो गवर्नर के रोल पे आती हैं कि गवर्नर ने बिल क्यों रोक लिया, या वो आती हैं फाइनेंशियल इश्यूज़ पे कि आपने हमने पैसे नहीं दिए या ये नहीं किया वो नहीं किया। अब पैसों का जो डिस्ट्रीब्यूशन है वो फाइनेंस कमीशन एक बनाती है, कॉन्स्टिट्यूशनल है बॉडी, वो डिसाइड करती है कि किस तरीके से रिसोर्सेज शेयर होंगी सेंट्रल और स्टेट के बीच में। मगर अब ये पहली दफ़ा हुआ है कि एक पावरफुल स्ट्रॉन्ग सेंट्रल गवर्नमेंट आ गई है जिसमें एक पार्टी डोमिनेंट है, और स्टेट्स में कम से कम आधी ऐसी स्टेट्स हैं या आधी से कुछ कम या ज़्यादा स्टेट्स हैं जहाँ पे वो पार्टी पावर में नहीं है। तो सेंटर में और स्टेट्स में अलग पार्टी। स्टेट्स भी थोड़ी ज़्यादा कोर्ट पसंद हो गई हैं, कोर्ट्स में बहुत भागती हैं। स्पेशली दिल्ली तो आप देख लीजिए हर तीसरे इशू में कोर्ट पे गया हुआ है। गवर्नर का जो पोस्ट है, गवर्नर के जो पावर्स है, इसके बारे में कॉन्स्टिट्यूशन बहुत क्लियर है। गवर्नर का कोई ऐसा पावर नहीं है जो वो अपने आप इंडिपेंडेंटली यूज़ कर सके। गवर्नर तभी एक्ट करेगा जब जो काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स है, मतलब कैबिनेट, उनको एडवाइस करेगा और उनके एडवाइस के मुताबिक ही गवर्नर को काम करना पड़ता है। यही हमारा कॉन्स्टिट्यूशन कहता है और यही बात सुप्रीम कोर्ट ने कई बार दोहराई है। दो सरकारों की लड़ाई अक्सर कोर्ट पहुंच जाती है, लेकिन इस सब के बीच पिसती है जनता। दिल्ली में भी ऐसा ही हो रहा है। दिल्ली एमसीडी के स्कूल में वहां पढ़ने वाले 8 साल के आदित्य का हाथ स्कूल में खेलते हुए टूट गया। स्कूल के टीचर आदित्य को लेकर पास के ही सरकारी स्कूल यानी अस्पताल में ले गए, वहां के जो बगल में था, लेकिन अस्पताल के जूनियर रेजिडेंट डॉक्टर ने इलाज करने से मना कर दिया। आदित्य के इलाज के लिए उसके माँ बाप को किस तरह की मानसिक प्रताड़ना झेलनी पड़ी, ये भी आप खुद ही सुन लीजिए। तो हेडक्वार्टर अस्पताल में जब पहुंचे, दिल्ली का सरकारी अस्पताल है, क्या इलाज मिला वहाँ आपके? वहाँ कुछ इलाज नहीं मिला। वहाँ से बोले कि हमारे पास कॉटन नहीं है, हमारे पास टेप नहीं है और यहाँ पे हो नहीं पाएगा, आप जो है चाचा नेहरू में चले जाओ। तो कॉटन नहीं है, टेप नहीं है, इस तरह की बात उन्होंने अगर आपसे कही है, तो मैं ये देख रही हूँ, ये पर्चा जो आप हमें दिखा रहे हैं अभी, ये देखिए, ये पर्चा ये जो है वो दिया गया इन लोगों को, जिसमें क्या कुछ हुआ बच्चे का वो लिखा हुआ है, क्या कुछ उन्होंने सजेस्ट किया ये लिखा हुआ है, और साथ ही साथ जो जूनियर रेसिडेंट डॉक्टर होता है कैजुअलिटी में, उसका सिग्नेचर और स्टैम्प भी यहाँ पर लगा हुआ है। साथ ही साथ क्या कुछ यहाँ देखिए लिखा है, कॉटन नॉट अवेलेबल और एडवाइस टू बाय, मतलब आप लोगों से खरीदने के लिए भी कहा गया था क्या? नहीं, कुछ नहीं बोले, वो खाली लिखते गए बस। लिखने के बाद में पर्चा साहब को दे दिया, मास्टर जी को, और फिर उसके बाद ये पर्चा फिर यहाँ आ गया, फिर मैं वहाँ गया
चाचा नेहरू में तो बस 5 मिनट मुश्किल से मुझे खड़ा होने दिया, मैं तो गेट के बाहर बैठा था। भाई बच्चा रो रहा कि दर्द की दवा भी दे दें, इतना बड़ा अस्पताल था, दर्द की दवा तक ना दिए। हमारा बच्चा प्यासा था, हम तो सोच रहे पानी पिलाना चाहिए कि नहीं पिलाना चाहिए, ये बार बार पानी मांग रहा है। 5 बजे के बाद ही था, 5:15 के आसपास था, तो बोले यहाँ डॉक्टर है नहीं। हम कहा इमरजेंसी में तो डॉक्टर 24 घंटे रहते हैं, तो कहीं नहीं है नहीं, आप और कहीं ले जाओ। फिर मैं असहाय हो गया। प्राइवेट डॉक्टर के पास? हाँ, जब हमने पूछा अपनी मैम से तो उन्होंने बताया कि अगर वहाँ नहीं इलाज हो रहा, बच्चे का हाथ टूटा, उसको लेकर इन जगह जाओ। उन्हें डॉक्टर का नाम बताया, एड्रेस दिया, फिर मैं वहाँ गई। फिर वहाँ हमारे बच्चों का इलाज चालू हुआ था। टोटल खर्चा प्राइवेट अस्पताल में बच्चे के फ्रैक्चर का जो इलाज हुआ उसमें कितना खर्चा आया? 13,000। वहाँ 12,000 लिया जी, और 1750 रुपये वहाँ लगे मेरे। दर्द की दवा और रुई तक नहीं है, कितना बुरा हाल है। दिल्ली के अस्पतालों की बदहाली एलजी और सरकार की लड़ाई का एक चेहरा है। सरकार कहती है कि अधिकारी नहीं सुनते, एलजी कहते हैं सरकार नहीं सुनती। लेकिन जिस वोटर ने वोट दिया है, जब उसको इलाज नहीं मिलता तो वो कहां जाए और किसको सुनाए? स्थिति गंभीर है, राजनीति भरपूर है। राज्य और केंद्र की लड़ाई सिर्फ दिल्ली तक ही सीमित नहीं है, तकरार पश्चिम बंगाल में भी तगड़ी है। इसे समझाने के लिए अब मैं आपको एक वीडियो दिखाना चाहता हूं। ये दिल्ली का वीडियो है। इलेक्शन कमीशन के बाहर टीएमसी के नेता धरने पर बैठे हैं। टीएमसी नेताओं ने चुनाव आयोग में ईडी, सीबीआई और एनआईए के डायरेक्टर्स को हटाने की मांग की है। दिल्ली में आम आदमी पार्टी भी टीएमसी का समर्थन कर रही है। दरअसल पिछले 4 महीनों में पश्चिम बंगाल सरकार और केंद्रीय एजेंसियों के बीच 2 बड़े विवाद चर्चा में रहे हैं। 5 अप्रैल को पश्चिम बंगाल में भूपति नगर में एनआईए टीम पर हमला हुआ था। वहीं इससे पहले 5 जनवरी को संदेश खाली में ईडी की टीम पर हमला हुआ था। भूपति नगर में एनआईए की टीम के सामने लोग लाठी डंडे लेकर अड़ गए। एनआईए ने जब आरोपियों को अपने कब्जे में लेने की कोशिश की तो लोगों ने उनका विरोध किया, गाड़ी पर पथराव हुआ। बंगाल की मुख्यमंत्री ममता बनर्जी ने कहा, एनआईए के अफसरों पर हमला नहीं हुआ, बल्कि उन्होंने ही महिलाओं पर हमला किया। एनआईए अफसरों ने रात में रेड क्यों की? क्या उनके पास पुलिस की परमिशन थी रेड करने के लिए? लोगों ने वैसे ही बर्ताव किया जैसा रात में किसी भी अनजान व्यक्ति के घर में घुसने पर किया जाता है। दक्षिण दिनाजपुर में ममता ने कहा कि एनआईए इलेक्शन से पहले लोगों को गिरफ्तार क्यों कर रही है? क्या बीजेपी को लगता है कि वे हर बूथ एजेंट को गिरफ्तार कर लेंगे? पटियाल का सवाल है यहाँ। केंद्र और राज्य के बीच इतनी लड़ाई हो क्यों रही है? क्या सेंटर स्टेट की लड़ाई के पीछे डबल इंजन का एक्सीडेंट है? मतलब जहां बीजेपी की सरकार नहीं है, वहां केंद्र की एजेंसी ज्यादा एक्टिव है। केंद्र और राज्य के बीच लड़ाई देश के सुप्रीम कोर्ट को भी खटक रही है। कर्नाटक के एक केस में सुप्रीम कोर्ट ने जो कहा वो आपको स्थिति की गंभीरता समझा देगा। कर्नाटक सूखा राहत कोष के लिए जब केंद्र के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट आया तो कर्नाटक के बारे में सुप्रीम कोर्ट ने कहा दोनों पक्षों को एक दूसरे के खिलाफ होने से बचना चाहिए। केंद्र और राज्यों के बीच कोई प्रतियोगिता नहीं चल रही है कि आप ऐसा बिहेव कर रहे हैं। फटकार तो सुप्रीम कोर्ट ने तमिलनाडु के गवर्नर आरएन रवि को भी लगाई है। दरअसल सीएम स्टालिन की सिफारिश के बावजूद डीएमके के वरिष्ठ नेता पोनमुड्डी को राज्य मंत्रिमंडल में फिर से शामिल करने से तमिलनाडु के राज्यपाल ने इनकार कर दिया था। इस पर सुप्रीम कोर्ट ने गंभीर चिंता व्यक्त की और कहा राज्यपाल का व्यवहार चिंता का विषय है। आखिर गैर बीजेपी शासित राज्यों के साथ केंद्र का तालमेल क्यों नहीं बैठ पा रहा है? राज्य बार बार केंद्र के खिलाफ कोर्ट क्यों जा रहे हैं? ये जानने के लिए पटियाल ने वरिष्ठ वकील कृष्णाकांत शर्मा से बातचीत की। जब दोनों में डिस्प्यूट जब आता है तो जब तक डिस्प्यूट नहीं आएगा तब तक जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट नहीं होता है, और जब जुडिशरी का इन्वॉल्वमेंट जब आता है तो जो जुडिशरी का जो वर्डिक्ट जो पास की जाती है वो जो है वो केंद्र और राज्यों पे दोनों पे बाध्य होता है। आपने देखा होगा जहां पे सरकार 2 अलग अलग चुनी हुई सरकार हो, राज्यों में जिसकी सरकार है वो केंद्र में उसकी सरकार नहीं है, तो यहाँ पे आपको ज़्यादा डिस्प्यूट आएगा। और वो डिस्प्यूट जब जुडिशरी के पास आता है तो जुडिशरी का जो फाइनल वर्डिक्ट है वो दोनों जगह पे मान्य होता है। इसीलिए कहा जाता है कि जुडिशरी भी एक कानून बनाने की मशीन है। केंद्र और राज्य रिश्ते में ऑर्डर के लिए ऑर्डर तो खूब कर रहे हैं, लेकिन फैसला रुका हुआ है। केंद्र सरकार चुनाव में कह रही है कि वो करप्शन पर
एक्शन ले रही है। उसकी किसी राज्य से कोई दुश्मनी नहीं है, लेकिन राज्यों का मानना है कि करप्शन बहाना है, असल मकसद चुनाव में उनको ठिकाने लगाना है। लेकिन इस पूरे विवाद पर एक बड़ा सच महाराष्ट्र से निकलकर सामने आता है, जहां राज्य के एंटी करप्शन एक्शन के लिए पिछले 6 साल में महाराष्ट्र एसीबी ने केंद्र सरकार को 547 बार आवेदन भेजे ताकि इजाजत मिले तो भ्रष्टाचार के खिलाफ कार्रवाई हो सके। लेकिन केंद्र की अनुमति सिर्फ 51 मामलों में दी गई, 126 की इजाजत नहीं दी गई, 354 मामलों की जांच हो ही नहीं पाई। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बीजेपी की बुर्का ब्रिगेड का परीक्षण होगा। 9 दिन बाद लोकसभा चुनाव में मतदान की शुरुआत होने जा रही है। 19 अप्रैल को पहले चरण की 102 सीटों पर वोटिंग होगी। चुनाव आयोग इंतजाम में लगा है, लेकिन मतदान से पहले बीजेपी भी एक तैयारी में लगी हुई है, जिसका मकसद है फर्जी वोटिंग पर लगाम लगाना। क्या है वो तैयारी? बीजेपी को फर्जी वोटिंग रोकने के लिए ऐसी टास्क फोर्स बनाने की जरूरत क्यों पड़ी? हमारे रिपोर्टर संजय त्रिपाठी उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में बीजेपी दफ्तर पहुंचे, जहां बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष एंटी बोगस वोटिंग ब्रिगेड को ट्रेनिंग दे रहे थे। मोर्चा के कार्यकर्ता संयुक्त रूप में रहेंगे और उन्हीं के साथ लग करके यदि कोई वोटिंग के दिन कोई डाउटफुल वोट जिसकी पहचान ठीक से नहीं हो पा रही है और आपको लगता है, क्योंकि आप उसी मोहल्ले में रहती हैं, काम भी करती हैं, आपको लगता है कि हमारे मोहल्ले की औरत नहीं है या इसका वोट पहले डल चुका है, तो जो वहाँ पर पुलिसकर्मी या जो भी चुनाव आयोग के द्वारा वहाँ पर कर्मचारी तैनात होंगे, उनको बता करके उनकी आईडी चेक की जा सकती है। ऐसा इसलिए भी है कि लगातार पिछले चुनाव के अंदर फर्जी मतदान को लेकर के और बुर्के की आड़ में, नकाब की आड़ में कोई किसी की वोट कोई डालता है, कोई वहाँ पर है कि नहीं है, किसी की आईडी ली और किसी का वोट डाल दिया, ये लगातार शिकायतें मिली भी और ऐसा हुआ भी। हम इस अभियान के जरिए कम से कम एक बूथ पर 50 ऐसी वोट तो रोक ही सकते हैं जो गलत पड़ती है, जिनका अधिकार नहीं है। जो पोलिंग एजेंट जो बनता है वो उसी बूथ का निर्वाचन आयोग के जो दिशा निर्देश हैं, वहाँ का वोटर हो, उसको वहाँ रहने का अधिकार मिलेगा, उसको आईडी मिलेगी, तो पूरे दिन उसको अधिकार होता है किसी को रोकने का। बोगस वोटिंग हमारे इलेक्टोरल सिस्टम का एक कड़वा सच है। वोटिंग सिस्टम में चुनाव आयोग के लगातार सुधारों से फर्जी वोटिंग रोकने में काफी हद तक लगाम भी लगी है। इसके बावजूद फर्जी वोटरों की शिकायतें आती रहती हैं। लेकिन बीजेपी का मानना है कि मुस्लिम बहुल सीटों पर विपक्ष की पार्टियां फर्जी वोटिंग को बढ़ावा देती हैं। इसके लिए मुस्लिम महिलाओं का इस्तेमाल करती हैं, क्योंकि पहरावे की वजह से मुस्लिम महिलाओं की पहचान मुश्किल होती है। चेहरा ढका होने के कारण मतदानकर्मी मुस्लिम महिला वोटर के चेहरे और वोटर आईडी का मिलान नहीं कर पाते हैं। सख्ती करने पर पोलिंग बूथ पर विवाद पैदा होने के हालात बन जाते हैं। इसी से निपटने के लिए बीजेपी मुस्लिम महिलाओं को तैनात करेगी। अब इसके लिए तेज तर्रार महिलाओं को चुना गया है। वोटिंग वाले दिन मुस्लिम महिलाएं बुर्के और नकाब में तैनात रहेंगी। पोलिंग स्टेशंस के बाहर से लेकर बूथ के अंदर निगरानी इनका काम होगा। इन महिलाओं को बूथ पर संदिग्ध मुस्लिम महिला वोटर की पहचान, उसके वोटर आईडी और मतदान पर्ची के मिलान करने और शक होने पर बुर्कानशी महिला शिनाख्त और शिकायत करना शामिल होगा। ये सब इनका काम होगा। लेकिन फर्जी मतदान रोकने के लिए चुनाव आयोग खुद सक्रिय रहता है। पोलिंग स्टेशन पर सुरक्षा बलों की तैनाती रहती है। इसके बाद भी मुस्लिम बहुल मतदान केंद्रों के लिए बीजेपी की ऐसी बुर्का ब्रिगेड बनाने की जरूरत आखिर क्यों आन पड़ी? हमारे रिपोर्टर संजय त्रिपाठी ने इसी सवाल का जवाब यूपी बीजेपी अल्पसंख्यक मोर्चा के अध्यक्ष कुंवर बासित अली से पूछा और उन्होंने दिया भी कि जिन बूथों पर भारतीय जनता पार्टी लगातार चुनाव हारी है, अल्पसंख्यक बहुल हैं, और ऐसे बूथों पे कहीं ना कहीं शिकायत मिली कि वहाँ फर्जी मतदान होता है और कार्यकर्ता जब खड़े होंगे तो भारतीय जनता पार्टी के पक्ष में वोट पड़ेगा। और फर्जी वोटिंग का जो लगातार कई चुनाव में देखा कि शिकायतें मिलती हैं, उन पर कहीं ना कहीं अंकुश भी लगेगा। इस बार क्योंकि बड़ी तादाद लाभार्थियों की है, माओ बहनों को मोदी जी ने ताकत देने का काम किया है, उनको मातृशक्ति कहा है, और उनको लगातार उज्ज्वला योजना हो, आयुष्मान भारत हो, राशन हो या शौचालय हो, तमाम स्कीम्स में उनको मुखिया बनाया गया है। और घर की मुखिया इस बार अपने भाई को, मोदी भाईजान को जिताने का काम करेंगी और वो कमर कस चुकी हैं कि इस बार फिर से मोदी जी को प्रधानमंत्री बनाना है।
सुना आपने, अपनी महिला बूथ एजेंट्स के जरिए बीजेपी एक पंथ दो काज वाले प्लान पर काम कर रही है। पार्टी अपनी बुर्का ब्रिगेड के जरिए सिर्फ फर्जी वोटरों की निगरानी नहीं करेगी, बल्कि सबका साथ सबका विकास वाला विश्वास वाले मोदी मॉडल को मतदान के दौरान पोलिंग बूथ पर तैनात करके मुस्लिम समाज तक डायरेक्ट मैसेज पहुंचाने की कोशिश भी करेगी। इसीलिए फर्जी वोटरों की पहचान के नाम पर पोलिंग स्टेशन पर बीजेपी कार्यकर्ताओं की तैनाती का प्लान विपक्ष को रास नहीं आ रहा। वो महिलाएं भी फर्जी होंगी, वो मुसलमान नहीं होंगी, बुर्का पहने हुए होंगी। तो ये तो साम दाम दंड भेद सभी चीज़ें इस्तेमाल करते हैं। हमें होशियार रहना है, हमें देश में अपना प्यार मोहब्बत गंगा जमनी तहजीब को बचाना है, हिंदू मुस्लिम इत्तेहाद को बचाना है। भारतीय जनता पार्टी क्या चुनाव आयोग का काम करना चाहती है? भारतीय जनता पार्टी को क्या देश के संविधान पर भरोसा नहीं है? भारतीय जनता पार्टी को क्या चुनाव आयोग पर भरोसा नहीं है कि वो फर्जी वोट नहीं रोक सकता? और भारतीय जनता पार्टी क्या देश के एक सबसे बड़े वर्ग मुस्लिम वर्ग को, जो अल्पसंख्यक है, उसके ऊपर अविश्वास करके बात करना चाहती है? कहां चला गया आपका भाईजान वाला फार्मूला? आप तो सबका साथ सबके विश्वास की बात करते हैं, मुस्लिम महिलाओं पर इतना अविश्वास क्यों? इस बात का जवाब भारतीय जनता पार्टी को देना होगा। बीजेपी बहुत पहले से मुस्लिम इलाकों में फर्जी वोटिंग के आरोप लगाती रहती है, लेकिन फर्जी वोटर की पहचान और बोगस मतदान पर रोक लगाने के लिए जब चुनाव आयोग का पूरा तंत्र काम करता है, तो क्या किसी राजनीतिक दल के एजेंट पोलिंग बूथ पर किसी वोटर की पहचान कर सकते हैं? देश के पूर्व मुख्य चुनाव आयुक्त हमारे इस सवाल का जवाब दे रहे हैं। एजेंटों के द्वारा ये पहचान नहीं की जा सकती, न की जाती है, क्योंकि ये इलेक्शन स्टाफ का काम है। तो इलेक्शन का स्टाफ पोलिंग स्टेशन के अंदर भी होता है, पोलिंग स्टेशन के बाहर, और सिक्योरिटी होती है, पुलिस होती है। लाइन में खड़े लोगों का एपिक कार्ड, फोटो आइडेंटिटी कार्ड देखना, वोटर कार्ड है वो देखना, ये रूटीन एक्टिविटी है। तो ये जो पोलिंग एजेंट हैं ये प्रोटेस्ट कर सकते हैं। यही मकसद उनका है कि किसी भी किस्म की मैल प्रैक्टिस और बेईमानी वहाँ न होने पाए, कि उस पर वॉच रखें और अगर इनको किसी चीज़ पे इतराज़ है तो प्रोटेस्ट करें और उसके ऊपर एक्शन लेना प्रिजाइडिंग ऑफिसर का काम है। इनका काम क्या खुद कानून को हाथ में लेना ये नहीं हो सकता। ये चुपचाप वहाँ बैठे होंगे, देखेंगे और प्रिजाइडिंग ऑफिसर के नोटिस में लाएंगे कि साहब ये वोटर तो गलत दिख रहा है। सुना आपने, पूर्व चुनाव आयुक्त कह रहे हैं कि ये तरीका गलत है। पब्लिक इंटरेस्ट में अब बात पब्लिक के पॉलिटिकल इंटरेस्ट की। ये हमारी कोशिश है चुनाव की खबरों को अपने वोटर तक पहुंचाने की। सही मतदान में ये खबरें आपकी मदद करें, हमारी यही कोशिश है। राज ठाकरे ने आज मुंबई के शिवाजी मैदान में रैली की, एनडीए के समर्थन का ऐलान कर दिया। ये समर्थन प्रधानमंत्री मोदी के लिए है। राज ठाकरे ने कहा कि बदले में उन्हें कुछ नहीं चाहिए। अपनी दिल्ली यात्रा के बारे में उन्होंने कहा कि शिंदे और फडणवीस गठबंधन के बारे में कुछ कह नहीं रहे थे, इसलिए मैं अमित शाह से मिलने के लिए दिल्ली पहुंचा। वैसे आज मुंबई में शिवसेना, उद्धव, शरद पवार और कांग्रेस के बीच सीटों का समझौता भी हो गया है। 2024 के लोकसभा चुनाव को देखते हुए मुख्य चुनाव आयुक्त राजीव कुमार को जेड श्रेणी की सुरक्षा दी गई है। गृह मंत्रालय ने सुरक्षा का आदेश जारी कर दिया है। सुरक्षा में सीआरपीएफ कमांडो समेत 33 सुरक्षा कर्मचारी तैनात रहेंगे। इसके अलावा सीनियर ऑफिसर होने के नाते जो सुरक्षा उनको पहले नियमों के अनुसार मिलती है वो भी उनके साथ बनी रहेगी। इस तरह से जेड सुरक्षा का मामला आया है। आम आदमी पार्टी के सांसद संजय सिंह ने पंजाब के मुख्यमंत्री को गोद में उठा लिया। आम आदमी पार्टी जेल का जवाब वोट से कैंपेन चला रही है। इसी मौके पर संजय सिंह भगवंत मान से मिलने के लिए चंडीगढ़ पहुंचे थे। पहले भगवंत मान से गले मिले, फिर गोद उठा लिया। आपको बता दें, भगवंत मान कल केजरीवाल से मिलने के लिए तिहाड़ जेल भी आ रहे हैं। अब न्यूज यू कैन यूज, जिंदगी को आसान बनाने वाली खबरें। नवरात्र के पहले दिन श्रद्धालुओं को अच्छी खबर मिली है। गंगोत्री मंदिर समिति ने गंगोत्री धाम के कपाट खोलने की तारीख का ऐलान किया है। 10 मई को शुभ मुहूर्त में कपाट खोले जाएंगे। 9 मई को मां गंगा की उत्सव डोली धाम के लिए निकली जाएगी और
रात में भैरव घाटी मंदिर में विश्राम होगा, जिसके बाद 10 मई को 12:25 पर गंगोत्री धाम के कपाट श्रद्धालुओं को दर्शन के लिए खोल दिए जाएंगे। वहीं पूरे देश में ईद 11 अप्रैल को मनाई जाएगी। औपचारिक ऐलान चांद देखने के बाद किया जाएगा। WHO ने ई सिगरेट के इस्तेमाल पर चेतावनी दी है। WHO ने कहा है कि ई सिगरेट पीने पर 24 घंटे के भीतर दिमाग और शरीर का संतुलन बिगड़ सकता है, दिमागी दौरा पड़ सकता है। WHO ने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म X पर इसकी जानकारी दी है। आपको बता दें कि भारत में ई सिगरेट की बिक्री पर पूरी तरह से प्रतिबंध है। अब आपके कमेंट्स जो आपने पिछले शो पर हमें भेजे उन पर नजर डाल लेते हैं। सुभाष छाबड़ा साहब लिखते हैं, हर चीज पर पैसा खर्च होता है, मतदाता अंग्रेजों के जमाने से वोट डाल रहे हैं, आखिर कब जागरूक होंगे? यही जागरूक मतदाता की पहचान है। चलिए आज पब्लिक इंटरेस्ट में इतना ही और एबीपी न्यूज पर खबरों का सिलसिला आगे जारी रहेगा। हमारी आपसे मुलाकात होगी कल रात 9 बजे। शुभ रात्रि।